हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपको बीएससी सेकंड सेम की मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज में हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीख रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल किसी एक खास तरीके से नहीं निकाला जाता, बल्कि इसके कई केसेस बनते हैं। तो हमने केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 सारे केसेस लगभग पढ़ लिए हैं। आज हम किसी स्पेशल तरीके के पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपको इन पांचों केसेस में से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये 5 केस न दिखे तो एक केस और कौन सा बन सकता है, जिसके क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में आपसे पूछ दिए जाए। हालांकि मैंने जितने कराए हैं क्वेश्चंस वो सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, उनमें ही प्रैक्टिस करिए तो अपने एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आज की टॉपिक होगी जो आपसे थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट तरीके से थोड़े घुमाए हुए क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल किसी दूसरे तरीके से निकाला जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल में किसी दूसरे तरीके का पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कि हमारे आज तक की केसेस से मैच न करता हो, वो किस तरीके का हो सकता है। तो हमने कौन कौन से केसेस पढ़ लिए हैं। हमने e टू द पावर ax का फॉर्म पढ़ लिया है, हमने sin ax या फिर cos ऑफ ax का फॉर्म भी पढ़ लिया है। हमने इसके बाद x टू द पावर m का कोई फॉर्म था वो भी पढ़ लिया है। e टू द पावर ax के साथ कोई साइन का फंक्शन हो या कोई फंक्शन ऑफ x हो, वो भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमने क्या सॉल्व किया था कि x के साथ कोई दूसरा फंक्शन ऑफ x अगर हो तो वो कैसे सॉल्व होगा, तो वो भी हमने कर लिया था, जो कि x टाइम्स v के फॉर्म का होता था, वो भी कर लिया था। हमने 5 केसेस पूरे अच्छे से सॉल्व कर लिए थे और उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चंस आपको d ऑफ y, जब आप d निकालते हैं फंक्शन ऑफ d ऑफ y के बाद जो राइट साइड बचता है इधर, ये सारे पार्ट आपको इसमें से दिख सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जब इनमें से कोई भी पार्ट मैच नहीं करेगा तो एक तरीके का और डिफरेंशियल इक्वेशन बच सकता है आपके साथ। वो किस तरीके का होगा? वो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसमें थोड़ा सॉल्व करने के बाद आपको ये फॉर्म दिखेगा d माइनस ए, और इधर कुछ भी फंक्शन हो सकता है, तो मल्टीप्लाइड में हमने x लिखा हुआ है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, चाहे वो e के पावर होगा, चाहे वो x होगा, चाहे वो साइन x होगा, कुछ भी हो सकता है, तो वो फंक्शन ऑफ x है। इसका सोल्यूशन किस तरीके से लिखा जाएगा? जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इस तरीके का पार्ट दिखने लगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं और आपको कुछ इस तरीके का पार्ट दिखने लगे, तो इसके सोल्यूशन को लिखने का एक सिंपल सा तरीका होता है। इसके सोल्यूशन को लिखने का एक सिंपल सा तरीका क्या है? आप इंटीग्रल लगाइए, आप ठीक है, आप इंटीग्रल लगाइए। इंटीग्रल लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ जो भी साइन है माइनस ए है, तो आप यहाँ पे लिखिए माइनस ए ऑफ एक्स। ई के पावर में क्या लिखेंगे? माइनस ए ऑफ एक्स। आपने ई के पावर में यहाँ लिख दिया, इंटीग्रल हो गया, ई के पावर में हो गया माइनस ए एक्स। सही है, यहाँ माइनस ए है तो यहाँ माइनस ए एक्स, और अगर एक बार यहाँ माइनस ए एक्स हो गया तो इसके बाहर वाला जो नंबर होगा वो प्लस ए एक्स होगा। ठीक, आपको ये चीज याद करके चलनी है कि यहाँ इस फॉर्म का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता है तो उसके आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो अगर इस फॉर्म में दिखे तो यहाँ जो भी साइन है, कितनी साइन है? माइनस ए है, तो आप अंदर लिखिए माइनस ए, उसका अपोजिट साइन लिखिए बाहर। ठीक है, जो भी x आपके पास हो यहाँ पे, उस x को यहाँ पे क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक बार उसी x के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, तो ये वाला रूल जो हमको दिखेगा, अगर हमारे पास इंटीग्रल कुछ इस तरीके का आ गया तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास यही तरीका होगा। ठीक, इसी तरीके से हम आने वाले क्वेश्चंस में सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको ये मार्क करके रखना है कि इस तरीके से अगर आता है तो ये फॉर्मूला होगा हमारे लिए। ये हमारे लिए क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा। तो क्वेश्चंस इस पे लगाए जाएंगे कि इस फॉर्म का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे तो कैसे सॉल्व करना है। और इसके लिए आपको थोड़ा सी चीज़ और आनी चाहिए, एक चीज़ में और आप मास्टर होने चाहिए। किस चीज़ में? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना भी आना चाहिए, आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना आना चाहिए। हालांकि जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन से लगा के दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना खुद से भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फार्मूला हमारा यही रहेगा, फार्मूले पर काम करेंगे, किसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हुआ इस टाइप का, वो कैसा होगा? जरा पहला क्वेश्चन नोट करेंगे। जो हमारा पहला सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है। लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है d स्क्वायर प्लस 3d ऑब्टेन द जनरल सोल्यूशन ऑफ d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल्स टू 3d ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन e टू द पावर x। साइन e टू द पावर x। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। ध्यान से आप सुनिएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए?
इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकालेंगे। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखोगे, हम सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम लोग बोलते हैं CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किसे दिखाते हैं, AE, और ऑक्सिलरी इक्वेशन कहता क्या है कि वो आपको वेरिएबल्स जो थे वो रिप्लेस करने हैं m से। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा क्या, m² + 3m + 2 = 0, और यहाँ से m की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, m² + 2m + 1, ये 1 हो गया ना, m हो गया, +2 = 0, m कॉमन, देन m + 2 + 1 कॉमन, then m + 2 = 0, then m + 2 is a factor and m + 1 is a factor। m + 2 को लेके जाएंगे तो -2 आएगा, m = कितना आएगा, -1 आएगा। अगर दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, m दो डिफरेंट वैल्यूज के साथ है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना होता था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e⁻, एक वैल्यू कितनी है -2x, और प्लस दूसरी वैल्यू कितनी हो गई, c1 e⁻ कितना -x। तो हमारा ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। चलो भाई, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल, नाउ PI सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/f(d) टाइम्स क्या करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, 1/f(d) टाइम्स क्यों करना पड़ता है। तो 1/f(d) क्या है आपका, जरा देखिए, f(d) यानी फंक्शन ऑफ d क्या है आपका, d² 3d + 2 ऑफ y तो था ही, बाहर था, f(d) लिख दिया, इंटू क्यों कितना है, sin e⁻ कितना है, x है, sin e⁻x है, ठीक है, sin e⁻x। इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसे फैक्टराइज करना है। इसे फैक्टराइज करना, हमने इसका फैक्टराइजेशन देखा अभी यहाँ पे, d+1 एंड कितना होगा, d+2, सही है, d+1 और d+2 ऐसा फैक्टराइजेशन होगा, और ये हो जाएगा हमारा sin e⁻ कितना, x, sin e⁻x। अब क्या करना है, ये तो sin e⁻x हो गया, हमें इसे बांटना है, ठीक, हमें d+1 था, d+2 था, अब हमें इसे बांट के सॉल्व करना है। बांट के सॉल्व करना मतलब पार्शियल लगाना है। इसमें पार्शियल कैसे लगाएंगे आप, पार्शियल लगाने का मतलब आपको इसे दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। हम इसके आगे पार्शियल सब सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसे पार्शियल से सॉल्व किया जाए, ठीक, यहाँ तक दिया हुआ है, आगे देखिए, पार्शियल से सॉल्व करते हैं। नाउ इसके आगे यहाँ से, नाउ अब बता सकते हो पार्शियल से सॉल्व करने के लिए उसे कितना लिखना चाहिए, पार्शियल सॉल्व करने के लिए लिखना चाहिए 1a/d+1 प्लस b/ कितना हो जाएगा, d+2 हो जाएगा, इतना b/d+2, सही है। अब देखो d+2 हो गया, और बाहर कितना हो गया, बाहर हो गया हमारे पास sin e⁻ कितना, x, बाहर हो गया हमारे पास sin e⁻x, ठीक है, sin e⁻x कितनी वैल्यू मिलेगी, क्या देखना ध्यान से। इसको हम सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम लगाते भी हैं तो हमें a और b की वैल्यू चाहिए। हम इधर पार्शियल फ्रैक्शन पहले लगा लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए आपने d+1 और d+2 को ब्रेक कर दिया, d+2 को ब्रेक कर दिया, किसमें ब्रेक किया, a/d+1, a/d+1 और प्लस b/d+2 में तोड़ दिया, ठीक है। तोड़ने के बाद क्या किया, इसका आपने एलसीएम लिया, d+1 d+2, ठीक है। अब यहाँ कितना आएगा, a टाइम्स d+2 प्लस b टाइम्स d+1 आएगा। अब देखो नीचे वाला पार्ट तो पूरा इससे कट जाएगा, ठीक, ऊपर वाला कॉमन ही इसके पास बचेगा, a टाइम्स d+2 प्लस b टाइम्स d+1 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब क्या करोगे, अब a का कोएफिशिएंट 0 करने के लिए और b का कोएफिशिएंट 0 करने के लिए क्या क्या रूल लगाना पड़ेगा, a का कोएफिशिएंट 0 करना और b का कोएफिशिएंट 0 करना है। पहले a का कोएफिशिएंट 0 करने के लिए हम d यानी कि d की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -2, d की वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे तो इसके a का कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कितना मिलेगा हमें, ये तो 0 हो गया, प्लस b टाइम्स यहाँ हो गया -2 + 1 = कितना 1, तो b ऑफ -1 = कितना 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1, b की वैल्यू कितनी आई, -1, तो हमें b की वैल्यू -1 मिल रही है। अब b की वैल्यू अगर -1 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, जरा देखो, अब b -1 है तो एक बार a का कोएफिशिएंट 0 किया तो b की वैल्यू निकली, एक बार b का कोएफिशिएंट 0 करिए। नाउ d = -1 पुट करके देखो, d = -1 पुट करोगे तो यहाँ -1 + 2 यानी a × 1 मिलेगा, और प्लस ये वाला 0 होगा, = 1, तो a = कितना 1, a = 1 एंड b = -1, a = 1 एंड b = -1 अपने क्वेश्चन में हम यहाँ पुट करेंगे, a = 1 एंड b = -1 हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, तब आगे चलेंगे। नाउ अब देखो आगे, हम a = 1 एंड b = -1 पुट कर रहे हैं, a = 1 एंड b = -1, सो
सो हमारे फैक्टर क्या बन जाएगा, तो पी आई हमारा क्या बन जाएगा, तो देखो पी आई क्या निकल के आएगा, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 अपॉन कितना डी प्लस 1 और प्लस कितना बताओ प्लस बी है, अब बी की वैल्यू कितनी आई -1, तो -1 अपॉन कितना डी प्लस 2 और बाहर कितना हो जाएगा, बाहर हो जाएगा साइन ई टू दी पावर कितना x। सही है, अलग अलग टूट गया। अलग अलग टूटने के बाद अब क्या करोगे, जब अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो गया है, -1 अपॉन डी प्लस 2 था, ठीक है इतना सही है। अब इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दो। अलग अलग पार्ट में ब्रेक करने का मतलब साइन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, अलग अलग पार्ट में ऑलरेडी ब्रेक हो जाएगा। चलो अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू कितना होगा, साइन का मल्टीप्लाई करना, 1 अपॉन डी प्लस 1 साइन ई टू दी पावर x, फिर यहाँ कितना आएगा -1 अपॉन डी प्लस 2 साइन ई टू दी पावर x। सही है। अब क्या करोगे, अब देखो जरा ध्यान से देखना, d प्लस 1 है, जैसा मैंने बताया था। अगर आप इस फॉर्म को देखते हैं ध्यान से, आप इस फॉर्म को ध्यान से देखते हैं तो ये फॉर्म बिल्कुल उसी तरीके का है जिस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला मैंने जस्ट ऊपर बताया था। इसका फॉर्मूला क्या था, देखना ध्यान से, फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखो। फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट इसका डिस्कस किया हुआ था। इसके फॉर्मूले को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो अगर इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करने के लिए मिलता है तो हम इस फॉर्म का यूज करते हैं। जहाँ जिस साइन के साथ माइनस लिखा होता है उसी साइन के साथ यहाँ माइनस लिखते हैं, वो वाला नंबर वहीं लिखते हैं, इसका अपोजिट साइन बाहर लिखते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, देन इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं वही अपने क्वेश्चन के पास। हम लोग को क्वेश्चन में सेम यही चीज़ करनी है। ठीक, क्वेश्चन हम लोग को सेम यही चीज़ करना है, तो रिजल्ट जो भी आ रहा हो आप क्वेश्चन में वही करेंगे जो आपको दिख रहा है लास्ट में। ठीक, आइए देखते हैं, चलते हैं आगे। कितना मिलेगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ +1 लिखा हुआ है तो इसके इंटीग्रल में हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल +1 है, जिस साइन के साथ होता है वही साइन लिखते हैं और इसका अपोजिट साइन लिखते हैं बाहर। सही है, इंटू एक्स के साथ जो भी हो, साइन ई टू दी पावर x है, यहाँ कितना हो जाएगा dx। सही है। अब देखो माइनस साइन बाहर छोड़ दो, यहाँ कितना होगा, यहाँ भी तो वही काम होगा, यहाँ भी तो वही काम करना है। अब देखो माइनस साइन तो बाहर निकाल दिया, अब क्या आएगा, इसके पास 2 है तो इसके पास इंटीग्रल में कौन होगा, 2 होगा, बाहर कौन होगा, -2x होगा, अंदर कौन होगा, साइन ई टू दी पावर x होगा और यहाँ पे कितना होगा dx होगा। तो सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब देखो चलो इस वाले फैक्टर को थोड़ा सॉल्व करते हैं। इस वाले फैक्टर को थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो कैसे लिख सकते हैं उसे, अगर हम इस पार्ट को पहले लिख दें, माइनस ई टू दी पावर -2x, टू दी पावर माइनस कितना हो गया 2x, इंटीग्रल ओवर ई टू दी पावर 2x साइन ई टू दी पावर x dx। ये तो पहले हो गया, इधर वाला प्लस वाला इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पलट दिया बस। ई टू दी पावर -x ई टू दी पावर x साइन ई टू दी पावर x dx। ठीक है, अब देखो माइनस, अच्छा ई टू दी पावर -x है, कैसे लिख सकते हैं, अपॉन में कर कैसे लिख सकते हो, ई टू दी पावर 2x को लिख सकते हो ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x, फिर कितना हो जाएगा साइन ई टू दी पावर x dx, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा ई टू दी पावर -x, इसको वैसे ही छोड़ दो, ई टू दी पावर x साइन ई टू दी पावर x dx। ठीक है, ये कितना बन जाएगा -1, ये ऐसे देखो 1 अपॉन ई टू दी पावर x, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x का स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई करके 2x बन ही जाएगा, पावर मल्टीप्लाई कर लेगा ना, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, x और 2 मल्टीप्लाई करके कितना होगा भाई 2x, तो वही बनाएगा 2x, पावर 2x बना देगा। ठीक, तो कन्फ्यूजन नहीं करना कि वहाँ x का स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हैं, x स्क्वायर नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, x इंटू एक्स नहीं हो रहा है, x इंटू 2 हो रहा है, इसलिए 2x बनेगा वहाँ पे। ठीक, और यहाँ कितना होगा ई टू दी पावर x साइन ई टू दी पावर x dx, और ये वाला भी ऐसे ही ई टू दी पावर -x इंटीग्रल ओवर ई टू दी पावर x, यहाँ भी साइन ई टू दी पावर x dx। ठीक, यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब हमको सपोज करके लेके चलना है, लेट करके सॉल्व किया जाएगा अब कि हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है। ठीक, क्या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, ई टू दी पावर x की वैल्यू क्या रखी जाएगी, उसके बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे इसमें। देखिए क्या वैल्यू रखेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल था, हाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब मान के चलिए ई टू दी पावर x को हम t मान लेते हैं, लेट ई टू दी पावर x इज इक्वल टू t, तो कितना मिलेगा ई टू दी पावर x इज इक्वल टू dx बाई dt। सही है ना, यहाँ ऐसे भी कर लो, ई टू दी पावर x इज इक्वल टू t मान लिए, तो ई टू दी पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन dx हो गया, dt अपॉन dx। अब dx को इधर भेज दो, ई टू दी पावर x dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt, ई टू दी पावर x dx इज इक्वल टू कितना हो गया dt। ये वाली वैल्यू हमें उठा के सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो कितना बनेगा हमारा, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस आगे लगा हुआ है, 1 अपॉन ई टू दी पावर x की वैल्यू t है, तो t का स्क्वायर हो गया, इंटीग्रल ओवर ई टू दी पावर x है, कितना रखेंगे t रखेंगे, ई टू दी पावर x dx साथ में कितना बन जाएगा dt बन जाएगा, और यहाँ वाला कितना हो जाएगा जैसे साइन t dt। सही है, साइन t dt।
देखो यहाँ पे एक पूरा ये वाला तो टी बन गया, अब ये वाला और ये वाला साथ में मिलकर कितना बना लेगा, dt बना लेगा, और यहाँ साइन टू द पावर एक्स को dt लिख दिए, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, e टू द पावर x है, e टू द पावर वहाँ माइनस x है, ठीक। e टू द पावर माइनस x की वैल्यू क्या लिखोगे, e टू द पावर माइनस x को लिख सकते हो ना 1 अपॉन e टू द पावर x, इसको 1 अपॉन e टू द पावर x लिख सकते थे, और e टू द पावर x कितना माना गया है, t माना गया है, तो ये 1 अपॉन t है, कितना है 1 अपॉन t है, और ये कितना हो जाएगा, देखो इंटीग्रल में e टू द पावर x dx कितना है, dt है, और साइन t बन जाएगा, ये साइन t बन गया, और e टू द पावर x dx पूरा कितना बन जाएगा, dt बन जाएगा। बात समझ में आई, ठीक। ना समझ में आया तो आप इधर उधर करके देखिए, आपको फिर समझ में आ जाएगा, सिंपल है, ठीक। माइनस कितना आएगा, ये 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो आइलेट लगाना पड़ेगा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आएगा, तो सेकंड फंक्शन ये, फर्स्ट फंक्शन ये, कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सोल्यूशन के लिए में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रल कितना कॉस टी, साइन टी का कितना कॉस टी, सेकंड का इंटीग्रल, फिर क्या करते हैं, फिर माइनस इंटीग्रल ओवर, ठीक। फर्स्ट का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, साइन टी का इंटीग्रल कितना आएगा, माइनस ऑफ कॉस टी, माइनस ऑफ कॉस टी, साइन टी का इंटीग्रल होगा माइनस ऑफ कॉस टी, और कॉस टी का फिर से कितना होगा, साइन टी, कॉस टी का फिर से हम करेंगे यहाँ पे, तो कोई माइनस और माइनस मिलकर बाद में प्लस तो हो ही जाना है, तो हम अगले स्टेप में कर देंगे उसे, और ये dt हो गया, और प्लस इधर देखो, इधर कितना होगा, 1/t तो बाहर है ही, 1/t बाहर है ही, साइन टी का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ टी, वो भी किसमें, माइनस में, ठीक है। समझ में आ रही बात, यहाँ वाला ब्रैकेट में नहीं है, ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब जरा देखो इसी को थोड़ा और आगे सॉल्व किया जाए, बस लगभग सॉल्व ही है, थोड़ा स्टेप और बचा हुआ है बस। आओ देखो आगे कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, अब देखो कितना आएगा, इंटू हो रहा है लास्ट में, इंटू होगा बाद में करेंगे इंटू, ठीक है। 1 अपॉन टी स्क्वायर से सब में मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, यहाँ कितना आएगा, माइनस ऑफ टी कॉस टी, ये तो सही है, और यहाँ कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस टी का इंटीग्रल होता है साइन टी, ठीक है। 1/t स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो सब में हो रहा था, और यहाँ कितना आएगा, माइनस कॉस ऑफ टी बाई कितना टी। अब देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, टी से टी कट गया एक, तो कितना बचा, कॉस टी अपॉन टी, और यहाँ देखो प्लस है, और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन टी अपॉन कितना बचा, टी स्क्वायर, और यहाँ लास्ट में बचा तुम्हारे पास कॉस ऑफ टी अपॉन टी, देखो कॉस ऑफ टी अपॉन कॉस ऑफ टी कट गया, कितना बचा, माइनस साइन टी अपॉन कितना, टी स्क्वायर, और टी क्या वैल्यू थी हमारे पास, टी की वैल्यू थी हमारे पास e टू द पावर एक्स माना गया था, और यहाँ e टू द पावर एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लो थोड़ा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, साइन टू द पावर एक्स तो है ही, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर 2x, ठीक। अब थोड़ा और सॉल्व कर दिया जाए एक लाइन और, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या मिल जाएगा, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, e टू द पावर 2x को ऊपर लेके जाओ तो माइनस e टू द पावर माइनस 2x साइन e टू द पावर x, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक। आपको सॉल्व करने आना चाहिए बस, ठीक। सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन सिंपल ही आपको उसी तरीके से सॉल्व करने, लेकिन हाँ आपको वो फिनोमेना पता होने चाहिए, वो तरीके वो स्टेप्स पता होने चाहिए जहाँ हमें सॉल्व करना है, कहाँ कौन सा फार्मूला कब यूज़ करना है आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल पूरा, जहाँ हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल बारी बारी से निकाला है, ठीक। को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से की थी, सबसे पहले स्टार्टिंग फॉर्मूले से हुई थी, जहाँ हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल, देखो यहाँ हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया हुआ है, ठीक। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हाँ देखो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ तक निकला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल में हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद इसे पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ना पड़ता, इसलिए हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन में इसकी ए और बी की वैल्यू निकाल ली है। पार्शियल फ्रैक्शन ना समझ में आया तो फिर से देखिएगा, ठीक। अब देखो आगे चलते हैं, जब पार्शियल फ्रैक्शन से वैल्यूज निकल गई तो हमने उसी फार्मूले पर लगाना चाहा जिस फार्मूले पर हम बात कर रहे हैं, ठीक। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व किया गया, सॉल्व करने के बाद आपको आइलेट से एक इंटीग्रल परफॉर्म करना पड़ता है, यहाँ पे तोड़ने के बाद सब्स्टिट्यूट किया गया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो यहाँ तक टूट गया, आइलेट यहाँ पे लगाया गया है, आइलेट लगाने के बाद सिंपल इंटीग्रेशन है, यहाँ तक सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। अगर मुझे कंप्लीट सोल्यूशन लिखना होता तो नाउ कंप्लीट सोल्यूशन, अगर इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखते हैं तो कंप्लीट सोल्यूशन होता है y इक्वल टू CF प्लस PI, तो y इक्वल टू CF कितना आया, CF आया था e टू द पावर कितना माइनस 2x प्लस C2 e टू द पावर कितना माइनस x, और प्लस PI कितना आया, देख लो यहाँ पे प्लस PI माइनस में आया हुआ है, तो माइनस e टू द पावर माइनस 2x साइन e टू द पावर कितना x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा, ऐसे कहते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, ठीक। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम में आते हैं करने के लिए,
तो आपको इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना पड़ता है। तो मैंने बहुत शॉर्ट सा एक ट्रिक दिया है आपको याद करने के लिए, फार्मूला कैसे लिखना है, आपको कैसे याद करके चलना है, उसी फार्मूले पे क्वेश्चन लगाने भी है। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन इस टाइप का मेरे पास और है, उसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या डिफिकल्टी आती है कि वो सिंपली ऐसे ही जनरल सॉल्व हो जाता है बस। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन सेकंड क्या है? क्वेश्चन सेकंड पूछा गया है, इसमें हमें कुछ e टू दी पावर x के पावर में चढ़ाकर नंबर दिया हुआ है। ठीक, हमें वो पार्ट सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑब्टेन जनरल सोल्यूशन, ऑब्टेन द जनरल सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल टू e टू दी पावर x, ऐसे दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है, तो हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। तो आइए सोल्यूशन निकालते हैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। पहले इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लें। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा? m स्क्वायर प्लस 3m, तो पिछला वाला ही है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए फैक्टर यही बनेगा, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -2, तो इसका CF कितना हो जाएगा? C1 e टू दी पावर -x प्लस C2 e टू दी पावर -2x। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना तो बच्चों वाली काम हो गई अब। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकल गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहता है? PI कहता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कहता है कि निकालना होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो 1/fd टाइम्स क्या करते हैं, क्यों करते हैं? 1/f टाइम्स क्यों करते हैं? तो एफ ऑफ डी की वैल्यू तुम्हारे पास दी गई है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, सही है। अब क्या लिखा है फिर? e इंटू ई टू दी पावर कितना? x। ठीक, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं दो पार्ट में, 1/, टूट जाएगा एक d+1 टूट जाएगा, एक d+2 टूट जाएगा, e टू दी पावर कितना होगा? x, सही है। e टू दी पावर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। हम क्या करने वाले हैं आगे, जरा देखिए, इसके आगे चलते हैं। इसमें से पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से बेटर है आप एक एक चीज़ें और इसमें सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हो? देखो PI निकाल रहे हैं, PI इज इक्वल टू 1/d+2 छोड़ दो, d+2 छोड़ दो, पहले d+1 को पकड़ो, d+2 छोड़ दो, d+1 को पकड़ो, e टू दी पावर x है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/d+2, एक बार इसके साथ पहले ऑपरेट कर दें, d+1 के साथ इसको ऑपरेट कर दें, तो जरा देखोगे जब इस तरीके से, तो इसमें हम वही रूल लगाएंगे जिस रूल की हम बात कर रहे थे। इसमें पहले वो रूल लगा लिया जाए। कैसा था वो रूल? 1/d+2 तो बाहर ही रह गया, इसके अकॉर्डिंग जो साइन रहता है वही साइन का नंबर अंदर लिखते हैं, उससे अपोजिट साइन बाहर लिखते हैं। ठीक है, इंटू क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई करके एक बार इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, ये नंबर यहाँ तक तो पता ही चल रहा है, ऐसे ही करते हैं। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हम ये वाला इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं, ये इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं, तो इस इंटीग्रल की एक पर्टिकुलर वैल्यू तुम निकाल लोगे। अगर ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाता है तो, अगर ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया तो आप इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। e टू दी पावर x लिखा हुआ है, आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालने का ट्राई करिए। चलो मान लेते हैं कि इक्वेशन स्टार हम इसमें आगे पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, नाउ हम पहले वैल्यू निकालते हैं, e टू दी पावर x dx। क्या मानेंगे? लेट e टू दी पावर x इज इक्वल टू t, सही है। लेट e टू दी पावर x इज इक्वल टू कितना? t। लेट e टू दी पावर x इज इक्वल टू t, तो e टू दी पावर x इज इक्वल टू कितना? dt बाई dx, e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू कितना? dt, सही है। सब्स्टिट्यूट कर दो। सो हमारा क्या बन जाएगा इंटीग्रल? e टू दी पावर x बन जाएगा t, और यहाँ कितना हो गया? e टू दी पावर x तो t बन गया, और यहाँ कितना हो गया? ऐसे e टू दी पावर x dx, यहाँ पूरे को क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे, और वहाँ देखो e टू दी पावर x है, तो ये पूरे फंक्शन को लिख देंगे t, और ये हो गया dt। सॉल्व करने पे इसका इंटीग्रल कितना आएगा? e टू दी पावर t ही आएगा, और t फिर से हमारे पास क्या था? e टू दी पावर x था, ये था हमारे पास। तो हमने देखा कि इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट e इंटू ई टू दी पावर कितना है? x है। इसको सॉल्व करने पे e टू दी पावर कितना आएगा? x आएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन स्टार लिखो, सो फ्रॉम इक्वेशन स्टार से हमें क्या मिल जाएगा? 1/d+2 हमने छोड़ दिया था, ठीक, e टू दी पावर -x छोड़ दिया था, और पूरे इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आई है? e टू दी पावर कितनी आई है? x आई है। e टू दी पावर कितनी आई है? x आई हुई है, पूरी वैल्यू सॉल्व करने पे आई हुई है। e टू दी पावर कितना? x। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसको एक साथ ज्वाइन कर लें,
ई इंटू ई टू द पावर एक्स, और एक साथ ही इसके ऊपर ऑपरेट कर दें। जरा सोचो, एक बार फिर से लगाया जाए यही चीज़, इसके ऊपर फिर से एक फॉर्मूला लगाया जाए, तो वहाँ कितना है 2 है, अब कितना आएगा इंटीग्रल लगेगा, ई टू द पावर 2x आएगा, इसका अपोजिट साइन बाहर आएगा, ई टू द पावर 2x माइनस में बाहर आएगा, और एक बार पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ ऑपरेट हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब ई टू द पावर 2x बाहर हो गया माइनस में, 2x माइनस एक्स कितना बचा, x बचा, ई टू द पावर कितना बचा, x बचा। देखो फिर से वही इंटीग्रल आ गया जिसकी वैल्यू हमने अभी सॉल्व की थी, इसी इंटीग्रल की वैल्यू तो अभी सॉल्व किए थे। कितनी आई थी इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आई थी ई टू द पावर माइनस कितना हो गया 2x हो गया, और इसकी पूरी वैल्यू अभी सॉल्व करने पे आई थी ई टू द पावर x। ठीक, तो ये जो नंबर आया हुआ है ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। ये क्या है, ये इसका पी है। पी क्या है, ई टू द पावर माइनस 2x ई इंटू ई टू द पावर x। ठीक, ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर किसी दूसरे फॉर्म से घुमा के दे तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आप इस तरीके से भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। ठीक, कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, अगर कंप्लीट सोल्यूशन की बात बोले तो कंप्लीट सोल्यूशन होता है y इक्वल टू कितना CF प्लस पी आई। कंप्लीट सोल्यूशन तो CF प्लस पी आई होता है। तो y इक्वल टू CF कितना था, CF था हमारा ई टू द पावर माइनस एक्स, C2 ई टू द पावर माइनस 2x, और पी आई हमारा कितना आया है प्लस ई टू द पावर माइनस 2x इंटू ई टू द पावर x। ये जो हमारा आया हुआ है ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है। ठीक, ये जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन है। इस कंप्लीट सोल्यूशन को हम अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन कहेंगे, विच इज लिखना जरूरी है, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या है, यही नंबर इसका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझ गए, सिंपल है। ठीक, तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन इस कैटेगरी के सॉल्व किए जाते हैं जिसमें फॉर्मूला जो होता है अपने पांचों केसेस से मैच नहीं करता था। तो आज हमने बिल्कुल नया सा केस पढ़ा है, छठा केस। ठीक, आप इसके सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बारी बारी से अपने स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। क्वेश्चंस को जितना हो सके उतने अच्छे से कॉपी पे कलेक्ट करिए, कोई ऐसे क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में पर्टिकुलर इंटीग्रल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोएफिशिएंट के किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।